Record। बस उम्र मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं महफिल लगाता हूँ आपके साथ। टेंशन नहीं लेनी आपने, अब इधर ही रहना। ओके बच्चों, सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपकी एल्व्यूलर सेल टाइप्स, और उसके साथ न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है। अब देखें, सबसे पहले जैसा कि आपने देखना है कि एल्व्यूलर सेल टाइप्स क्या होती हैं। आपको सबसे मेनली जो पता हो एल्व्यूलर सेल टाइप्स का मतलब क्या है। एल्व्यूलर सेल टाइप्स, एल्व्यूलर सेल टाइप्स का बेसिकली मतलब बच्चों ये होता है कि आपके एल्व्यूलाई के अंदर किस तरह की टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। तो आपने इसको आसान वर्ड्स के अंदर ये कहना होता है कि आपके एल्व्यूलाई के अंदर दो तरह के टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है आपके टाइप 2। ठीक है। अब ये जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आप इसको बोलते होते हो, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं ये आपके सबसे ज्यादा आपके लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनकी आप ये कहना होता है कि दो तरह के मेन सेल्स होते हैं। एक आपने मोनोसाइट्स पूरे लंग्स का तकरीबन 95% पाए जाते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि टाइप 1 जो होते हैं ये गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करते होते हैं, और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं ये आपके एक तरह के सरफेक्टेंट बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाने में करना है? सरफेक्टेंट बनाने में हेल्प करते होते हैं। अब देखें, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं बच्चों, ये बनते होते हैं आपके एक बॉडी से, और उस बॉडीज का नाम होता है लेमिलर बॉडीज। क्या कहते हैं हम? एक तरह का लेमिलर बॉडीज होती हैं जिनसे ये बनते होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के अंदर आप ये समझिएगा कि जिस बंदे के अंदर लैमिलर बॉडीज नहीं होंगी उस बंदे के अंदर क्या होगा? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स नहीं होंगे। जिस बंदे के अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स नहीं होंगे उनके अंदर फिर सरफेक्टेंट भी नहीं होगा। सरफेक्टेंट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, सरफेक्टेंट जो होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक तरह का अपनी सरफेस टेंशन को ये कम करते होते हैं। जब आपका आसान वर्ड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपका सरफेक्टेंट बनाते हो। सरफेक्टेंट आपकी बॉडी के अंदर आप इजी वर्ड्स के अंदर इस तरह कह सकते हो कि ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो आपने क्या कहना, एक तरह का लंग्स जो है वो एक तरह के कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर लैमिलर बॉडीज नहीं बनती, जब उसके अंदर लैमिलर बॉडीज नहीं होगी तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स नहीं होंगे। जब टाइप 2 न्यूमोसाइट्स नहीं होंगे तो सरफेक्टेंट नहीं बनेंगे। जब सरफेक्टेंट नहीं बनेंगे तो आपने कहना होता है कि अब आपके लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी तो लंग्स के कोलैप्स होने की जो टेंडेंसी होगी वो एक तरह की ज्यादा हो जाएगी। तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे? एक तरह के कोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी भी बंदे के अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई सेप्सिस की वजह से कोई भी हिस्ट्री हो और उसके अंदर वो लिखा जाए कि आपके टाइप 1 या टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में से कोई भी न्यूमोसाइट्स डैमेज हो गया है, कोई भी न्यूमोसाइट्स एक तरह का इंजर्ड हो गया है, तो जो रिपेयर करता होता है वो कौन से सेल्स होते हैं? वो भी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। इसको भी आपने याद रखना है कि जो रिपेयरिंग का काम करते हैं वो कौन से सेल्स करते होते हैं। आपने कहना टाइप 2 न्यूमोसाइट से ही आपकी एक तरह की बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम करते होते हैं। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर टाइप 1 या टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में से कोई एक भी डैमेज हो जाए तो उसको जो रिपेयर करने की के अंदर हेल्प करता होता है वो कौन सा होता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ही होते हैं जो कि रिपेयर करने के अंदर हेल्प करते होते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा बच्चों कि एक तरह का कि न्यूमोसाइट्स हैं क्या। आपने कहना कि न्यूमोसाइट्स जो होते हैं ये आपके लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, दो तरह के होते हैं। एक टाइप 1 होता है, दूसरा टाइप 2 होता है। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स का जो मेन काम होता है वो क्या है? आपने कहना टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आपके पूरे लंग्स के अंदर 95 to 97% पाए जाते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? आपने कहना इनका जो मेन काम होता है वो गैसेज एक्सचेंज के अंदर होता है।
जो टाइप टू न्यूमोसाइट्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, आपने कहना टाइप टू न्यूमोसाइट्स का मेन काम होता है कि आपका एक तरह का अगर कोई भी इंजर्ड हो जाए सेल, फॉर एग्जाम्पल टाइप वन हो जाए, टाइप टू हो जाए, कोई भी अगर इंजर्ड हो जाता है तो ये उसको रिपेयर करने के अंदर हेल्प करते होते हैं। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि अगर जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, एक तरह का रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और दूसरे नंबर पे आपने कहना है ये सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी बंदे के अंदर एक तरह का सर्फेक्टेंट होगा तो उस बंदे के अंदर सरफेस टेंशन कम होगी, लंग्स के कोलैप्स होने की जो टेंडेंसी होगी वो एक तरह की कम होगी। तो आपने कहना है अगर सर्फेक्टेंट नहीं होंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके अंदर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, लंग्स के कोलैप्स होने की जो टेंडेंसी होती है वो भी एक तरह की बढ़ जाती है। ये दो चीजें आपने याद करनी है। ओके हो गया। इसके बाद आपका इस बात का आपको इस तरह पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल जो सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी बॉडी के अंदर कब स्टार्ट हो जाती है। किसी भी बच्चे के अंदर जब उस बच्चे की एक तरह की जो सिंस स्टार्ट होती है 20 से 24 वीक्स के अंदर एक तरह की सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जब ये बच्चा एक तरह का 32 वीक का होता है, 32 वीक का होता है, तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट बनाते होते हैं वो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक सब्सटेंस का नाम होता है लेसिथिन, और जो दूसरे सब्सटेंस का नाम होता है उसको हम कहते होते हैं सफिंगोमाइलिन। क्या कहते हैं, एक तरह का सफिंगोमाइलिन कहते होते हैं। ये लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन ये आपकी बॉडी के अंदर दोनों बढ़ रहे होते हैं। 32 वीक तक ये दोनों ही आपकी बॉडी के अंदर बढ़ते रहते हैं। लेकिन 32 वीक जैसे ही होते हैं उसके बाद लेसिथिन की रेशो एकदम ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और सफिंगोमाइलिन की रेशो जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो अगर आप लोगों से ये पूछे कि और 35 से 36 वीक तक आपके सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो बन जाते हैं, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि दोनों में से ज्यादा प्रोडक्शन किसकी ज्यादा होगी, लेसिथिन की ज्यादा होगी या सफिंगोमाइलिन की रेशो ज्यादा होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, शाबाश बच्चों। तो आपने कहना है कि लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशो जो होती है वो 32 वीक्स तक तो कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है। लेकिन 32 वीक्स के बाद क्या होती है कि लेसिथिन की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो सफिंगोमाइलिन की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अब आपने कहना है कि जब लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की बच्चों हम रेशो निकालते हैं ना, वो अगर तो 2 से ज्यादा आ रही है, मोर देन 2 आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि बंदे के अंदर जो लंग्स हैं, जो सर्फेक्टेंट है, वो मच्योर है, मतलब प्रॉपर बन रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे के अंदर लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशो कम आ रही है तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो सही नहीं है। और उसके बाद आपने कहना है कि इसके नतीजे में जब सर्फेक्टेंट नहीं है तो आपकी सरफेस टेंशन जो होगी वो बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो लंग्स कोलैप्स होंगे। सेम वही साइनरियो आपने सारा बोल देना है। ठीक हो गया बच्चों। दूसरी बात आप लोगों ने जो अपने जहन में रखनी है वो क्या है, दूसरी बात आपने ये कहना होता है कि जो आपकी लेसिथिन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है, आपने कहना है, आपने कहना होता है कि डाई पाल्मोटाइल फास्फाटिडाइल कोलिन कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का, आपने कहना लेसिथिन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, एक तरह का डाई पाल्मोटाइल फास्फाटिडाइल कोलिन कहते होते हैं। ये आपने याद करना है, फास्फाटिडाइल कोलिन कहते होते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कैसे पता लगेगा कि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशो इतनी है, बच्चों हम माँ का एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, क्या लेंगे, एक तरह का एक मदर का एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, उससे हमें पता चलता है। अब एक एग्जांपल के लिए आप समझें, अगर आपने किसी मदर का एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड लिया और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशो, लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की जो रेशो 2 से ज्यादा नहीं आई, तो अब आप क्या कहोगे कि इस बंदे के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो कमी है। तो अब आप क्या काम करते हो, सबसे पहला काम, ये एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है बच्चों, आपने कहना है जब लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशो नहीं आती तो सबसे जो पहला काम आपने करना होता है वो ये करना है कि अपने माँ को स्टीरॉयड देने हैं। कौन सा स्टीरॉयड देना है, आपने कहना है बीटा मैथाजोन दे सकते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है, एक तरह का डेक्सा मैथाजोन देते हैं। ठीक है, ये माँ को स्टीरॉयड देते होते हैं, क्योंकि डेक्सामेथाजोन और बीटा मैथाजोन आपके बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट को एक तरह की प्रोडक्शन को ज्यादा करते और लंग्स को मेच्योर करने में हेल्प करते हैं। अगर यही बच्चा जो है उसकी डिलीवरी हो चुकी है, उसकी डिलीवरी हो चुकी है, अब इस बच्चे के लंग्स जो है वो मेच्योर नहीं है, तो इस बच्चे के अंदर क्या करना है, आपने कहना इस बच्चे के अंदर हम सर्फेक्टेंट देते हैं, फिर इस बच्चे के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह का सर्फेक्टेंट देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर मैं साइनेरियो के अंदर दो दो फीमेल की बात करूंगा। अब देखें, डिलीवरी से कितने टाइम पहले देते हैं बच्चे, डिलीवरी से आपने राउंड अबाउट 35 के अंदर आप नोटिस फ्लूइड देखते हो ना, तो उसके अंदर ही आपको पता चल जाता है। आप दे सकते हो, कभी भी का नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया कि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की ये रेशियो आ गई, ये सारा कुछ आपका हो गया। दूसरी चीज जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि जस्ट इमेजिन करें कि एक ये फीमेल है ए और ये फीमेल है बी। ये फीमेल ए जो है
इसके अंदर डिलीवरी जो होती है, सर उसमें पता चल जाता है सर्फेक्टेंट देना है, जी जी बिल्कुल उसमें पता चल जाता है, क्योंकि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि हमने सर्फेक्टेंट देना है कि नहीं देना। तो ये मेन वजह होती है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, जस्ट इमेजिन करेंगे फीमेल ए है, ये फीमेल बी है। फीमेल ए जो होती है, आपने कहना है ये सिंपल वजाइनल डिलीवरी से आपके बच्चे को पैदा कर रही है, ये सी सेक्शन से पैदा कर रही है। जब भी कोई फीमेल, आपने ये कहना है कि सिंपल वजाइनल डिलीवरी से पैदा करती है, तो इसके अंदर हर तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक के ऊपर होते हैं, लाइक कोर्टिसोल हार्मोन, लाइक स्टीरॉयड्स कोई भी, ठीक हो गया, आपने ये कहना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक के ऊपर नहीं होते। जब इसके अंदर नेचुरली हार्मोन्स पीक के ऊपर होते हैं, तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है, लंग्स जो होते हैं एक तरह के मेच्योर ज्यादा हो रहे होते हैं। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि वो फीमेल जो कि नॉर्मल डिलीवरी के जरिए अपने बच्चे को पैदा करती हैं, उनके अंदर जो लंग्स होते हैं बच्चे को वो ज्यादा मेच्योर होते हैं एज कम्पेयर टू वो फीमेल जिनके अंदर जो है वो सी सेक्शन होता है। सिर्फ आपको इतनी बातों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे का क्या हिसाब है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने देखना है हमने क्या देखा था, हम सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीजें लिखी हुई हैं कि आपके क्या होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है, स्क्वेमस एपिथेलियल्स के बने हुए होते हैं। आपने 97% ऑफ फेल्यूलर सर्फस बनाते होते हैं। क्या काम होता है, गैस एक्सचेंज का, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं ये। उसके बाद दो फंक्शंस होते हैं, सर्व एज अ स्टेम सेल प्रिकर्सर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथ डैमेज होता है, उसके अंदर क्या ये काम करता है, एज अ स्टेम सेल के तौर पर काम करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का प्रोलिफरेट ड्यूरिंग लंग इंजरी, सेक्रीट सर्फेक्टेंट फ्रॉम लेमिलर बॉडीज। तो मैंने क्या कहा था, ये कहाँ से बनाते हैं, आपके लेमिलर बॉडीज आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को करते होते हैं। इसके बाद आपने क्या कहना होता है, सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने नहीं देते, लंग्स रिकॉल को कम करते हैं, कंप्लायंस को ज्यादा करते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एयर को ये अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद ये किसके बने हुए होते हैं, आपने कहना लेसिथिन के, ठीक है, जो कि मेनली क्या होती है, डाई पाल्मोटाइल फास्फाटिडाइल कोलीन होती है। मैंने कहा लेसिथिन का दूसरा नाम क्या होता है, डाई पाल्मोटाइल फास्फाटिडाइल कोलीन ही होता है। उसके बाद आपने क्या कहना है, बिगिंस 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल, कब बनना शुरू होते हैं, जब 20 वीक होते हैं तब ये बनना शुरू होते हैं। पीक के ऊपर कब जाते हैं, 35 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर जाते होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंपॉर्टेंट फॉर फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड लंग मैच्योर डेवलपमेंट। कोलैप्सिंग क्या होगा, एक तरह का कोलैप्सिंग प्रेशर जो होगा, सरफेस टेंशन जो होगा, वो आपने कहना है कि ये उसको कोलैप्स करते होते हैं। ठीक है, एक और बात अपने जहन के अंदर बच रख लो कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये बात की जाए कि आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर आप क्या देखते हो, वो ये कहते हैं कि आपके पास एक बंदा आया, उस बंदे के अंदर वो कार्बन इंटेक कर रहा है। कार्बन बहुत एक छोटा सा टाइनी सा प्रोडक्ट होता है। वो आपने कहना है कि जब आपका इनहेल आप करते हो तो वो एल्वियोलाई के अंदर जाता है। जब भी कोई सब्सटेंस आपकी एल्वियोलाई के अंदर जाता है तो उसको ट्रैप करने के लिए आपके मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर क्या पाए जाते हैं, आपने कहना है मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या काम करते होते हैं, वो इनगल्फ करते होते हैं, वो एक तरह का फैगोसाइटोसिस करते होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्वियोलर मैक्रोफेज का काम क्या है। फैगोसाइटोसिस फॉरेन पार्टिकल रिलीज साइटोकिन एल्वियोलर प्रोटीएसिस। तो आपने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एल्वियोलाई के अंदर काम पड़ता है तो वहां पर क्या जाते हैं, आपने कहना मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि जनाब उस पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं या उस सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेते होते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरह का बहुत ही एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक होगा बच्चों। इसके बाद अब हम आते हैं न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वो कंडीशन होती है, आपने इस तरह बच्चों याद करना है। न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करोगे, न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। तो बच्चों आपको सिंपल अल्फाज के अंदर इस बात का पता होना चाहिए, न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम एनआरडीएस कहते होते हैं, ये वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो एक तरह के प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। जब आपकी बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट पैदा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, अब आपने क्या कहना है कि इस बंदे के अंदर क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन होगी वो एक तरह की कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन जो होगी वो एक तरह की कम हो जाती है। तो आपने कहना है सरफेस टेंशन जो हो जाती है वो एक तरह की, सॉरी, जब सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। जब आपकी सरफेस टेंशन बढ़ जाती है तो लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं। जब आपके लंग्स ज्यादा से ज्यादा कोलैप्स होंगे तो इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि आपकी कंप्लायंस जो हो जाती है वो एक तरह की कम हो जाती है, कंप्लायंस आपकी कम हो जाती है। अब देखें क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं,
अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि कभी भी किसी भी पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर अगर आपकी एनआरडीएस होगा, न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, तो जब हम एक्सरे करते हैं उसके अंदर हमें एक फाइंडिंग मिलती है, और उस फाइंडिंग को हम कहते होते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। क्या कहते हैं? एक तरह का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते होते हैं बच्चों। इसके बाद जो बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि किन बच्चों के अंदर एनआरडीएस होता है। एनआरडीएस या न्यू नेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उन लोगों के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है जो कि प्री मेच्योर बेबी होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी वो बच्चे जो कि वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनके अंदर जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होते, जो सर्फेक्टेंट होता है वो प्रॉपरली नहीं बनता होता, इस वजह से हम ये देखते होते हैं। तो पहले नंबर पे जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होता है? एक तरह का टॉप मोस्ट इज अ प्री मेच्योर बेबी। उसके बाद नंबर टू आपने क्या कहना होता है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि वो फीमेल जो कि सिंपल वजाइनल डिलीवरी बच्चे को डिलीवर करती है, उस बच्चे के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि सिंपल वजाइनल डिलीवरी करने वाली बच्ची, उसके अंदर आपके सारे तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस को ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू वो फीमेल जो कि एक तरह की सी सेक्शन होती है। तो आपने कहना है कि सी सेक्शन जो होगा उसके अंदर ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरे नंबर पे उन फीमेल के अंदर जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक हो गया बच्चों? डायबिटीज मेलाइटस क्या काम करता होता है? आपने कहना है डायबिटीज मेलाइटस जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर, आपने कहना इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। जब आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो इसके नतीजे में सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? एक तरह की सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो ये क्या काम करता है? डायबिटीज मेलाइटस जो फीमेल है उनके अंदर आपका चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? वो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। और कैसे ही आपको पता लगेगा कि हाँ जी जनाब ये जो बच्चा है इसको एक तरह का एनआरडीएस है कि नहीं है, तो इसका मैंने आप लोगों को अभी एक बात बता दी थी कि आपने काम करना है कि आपने एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड लेना है। एमनियोटिक फ्लूइड लिया, उस एमनियोटिक फ्लूइड में से आपने एक काम किया कि लेसिथिन और उसके बाद सफिंगोमाइलिन की रेशो निकालनी है। लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की जो रेशो होती है अगर तो मोर देन 2 है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बात की कि इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो 24 वीक से ये स्टार्ट हो जाती है, 35 वीक तक ये जाती है। 32 वीक तक जो होता है इनके अंदर ये होता है कि कौन सा ऐसा दोनों जो होते हैं 32 वीक तक लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन दोनों के दोनों पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन 32 वीक के बाद एकदम लेसिथिन की जो प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपने कहना सफिंगोमाइलिन जो होती है वो उसी स्टैटिक पोजीशन में रहती है, जिस वजह से लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की जो रेशियो है वो मोर देन 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी फीमेल के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपने देखा कि लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशियो आपकी मोर देन 2 नहीं है, तो इस कंडीशन को आपने कहना है कि एनआरडीएस ये करवा सकती है बच्चों। उसके अंदर फिर आपने क्या करना है? अपनी माँ को डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन देना है। तो यहाँ पर देखें स्क्रीनिंग फॉर फीटल लंग मेच्योरिटी लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन रेशियो क्या होगा इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक होगा बच्चों? मोर देन 2 इज हेल्दी, ओके, एनआरडीएस हो सकता है वरना। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि आपका एक तरह का, आपने कहना है कि एक हम इसके अंदर क्या देते हैं एक तरह का, आपने कहना है कि बीटा मैथाजोन और डेक्सामेथासोन देते होते हैं। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या? मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकोइड बिफोर बर्थ। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर आपने क्या करना है? आपने सर्फेक्टेंट देने होते हैं, सर्फेक्टेंट टू, ये आपने याद करना है। अब देखें एक बच्चा जिसको एक तरह का एनआरडीएस है या न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो सबसे पहले मुझे आपने एक बात बतानी है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो कम होगी कि नहीं होगी? शाबाश बच्चों ये बताइएगा। एनआरडीएस का जो भी बेबी होगा उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा? बच्चों एक बात अपने जहन के अंदर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है। कभी भी अगर आपसे ये कहा जाए कि एक बच्चा है जो कि प्री मेच्योर बच्चा है, कभी भी अगर एग्जाम के अंदर ये कहा जाए कि एक बच्चा है वो जनाब उसकी जो माँ है वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये कहा जाए कि एक तरह का प्री मेच्योर बेबी है या ऑक्सीजन का लेवल कम है, अब उसके अंदर हार्ट की कोई ना कोई अनोमली है, तो मोस्ट कॉमन जो हार्ट की अनोमली देखने को मिलती है वो कौन सी है? तो आपने इसका आंसर लगाना है पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस। पीडीए इज द मोस्ट कॉमन विच इज एसोसिएटेड with a disease which in which a mother is living at a high altitude or in which the exposure of the baby with the less oxygen। तो आपने कहना है अगर कभी भी आप ये देखो कि माँ के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे रह रही है या प्री मेच्योर बेबी है, इन सारी कंडीशंस के अंदर आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है। और एक बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि कभी भी अगर ऑक्सीजन कम होगी तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? आपने कहना पीडीओ होती है, जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस कहते होते हैं बच्चों, और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। इसके अंदर आप एक मरमर देखते होते हो पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस के अंदर, वो मरमर कौन सा होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, मशीनरी मरमर। क्या होता है? एक तरह का मशीनरी मरमर होता है। लेकिन अब हम फिर उस पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? सबसे पहले हमने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि हम उसके अंदर क्या देंगे? आपने कहना सर्फेक्टेंट देंगे। दूसरी बात आपने क्या करनी है? ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देनी है कि नहीं देनी? बच्चे के लंग्स तो काम कर नहीं रहे बच्चों, हमने कुछ ऑक्सीजन का भी तो देना है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है क्या?
अगर आप ऑक्सीजन वैसे ही देंगे और उसके बाद हम शीशे के अंदर बच्चे को रख देते हैं ना, आप देखोगे कि कभी भी अगर बच्चे को शीशे के अंदर रखा जाएगा ना, तो उस बच्चे को एक तरह की आंखों के ऊपर पट्टी लाजमी बांधी जाएगी। ये आप जब जो आप एज अ डॉक्टर जब आप काम करोगे एक तरह का पीड्स वार्ड के अंदर, या आपने जैसे कभी बच्चे देखे हो तो उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है। ये बात आपने याद करना है, रेटिनोपैथी हो सकती है। उसके बाद आपने कहना है इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, वेंट्रिकल जो होते हैं ब्रेन के अंदर वो ब्लीडिंग कर सकते हैं, या फिर प्रॉपरली लंग्स जो होते हैं वो नहीं बनते। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बेबी जो होता है, जब आपके सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो आपके लंग्स जो होंगे वो प्रॉपरली नहीं बनेंगे, और उसके अंदर आप ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया देखते हैं। अब ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, अब आपने मुझे बताना है, मैंने ये एक तरह का लिखते जाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से आंसर इसके अंदर बनते हैं। अगर कभी भी बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। पहले नंबर पे मुझे आपने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल जो सरफेक्टेंट की जो प्रोडक्शन होती है वो कब स्टार्ट होती है? शाबाश, ये बताएं। सरफेक्टेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस कब होना शुरू करते हैं? तो आपने क्या बताना है, सरफेक्टेंट जो प्रोड्यूस होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं? हाँ जी बच्चों, आपने कहना है प्रोड्यूस होना कब शुरू करते हैं? 20 से 24 वीक्स तक। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि कब तक आपके आपकी लेसिथिन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पीक के ऊपर कब जाती है? जो लेसिथिन की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी पीक के ऊपर कब जाती है? 32 वीक के ऊपर। 32 वीक के बाद आपके नॉर्मल जो इम्यूनिटिक फ्लूइड के अंदर लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशो क्या आनी चाहिए? आपके इम्यूनिटी फ्लूइड के अंदर लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की जो रेशियो है वो कितनी आनी चाहिए? लेसिथिन सफिंगोमाइलिन की जो रेशियो है वो एक तरह की मोर देन 2 आनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। अगर लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशियो मोर देन 2 नहीं है तो हम माँ के अंदर क्या करेंगे बच्चों? अगर लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन की रेशियो मोर देन 2 नहीं है तो माँ के अंदर आपने क्या करना है? नंबर 3 आपने कहना है हम क्या करते हैं, एक तरह का स्टीरॉइड्स देते होते हैं। नंबर 4, अगर बच्चा डिलीवर हो गया है और उस बच्चे के अंदर एक तरह का न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर सरफेक्टेंट देंगे बच्चों। क्या देंगे? एक तरह का सरफेक्टेंट देंगे। नंबर 5, उसके बाद सरफेक्टेंट के बाद और क्या दे सकते हैं? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, और साथ उसके आपने कहना रेटिनोपैथी है। उसके बाद बच्चों मुझे आपने बताना है कि जिस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसकी वजह से एक हार्ट की बीमारी हो सकती है, उसका नाम क्या होता है? शाबाश। कहीं भी अगर किसी भी जगह पर आप देखते हो उसका नाम पीडीए होता है। पीडीए जो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब आपकी कौन सी डिजीज है, इसके अंदर आप कौन सा मरमर देखते हो? आपने कहना बच्चों इसके अंदर मशीनरी मरमर देखते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये कहना है क्या एसवीडी बच्ची माँ के लिए बेहतर है या आपका सी सेक्शन ज्यादा बेहतर है? तो आपने कहना कि एसवीडी माँ के लिए ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर हर तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं एट द सेम टाइम, और ये होता है बच्चे के लंग्स को एक तरह का मच्योर कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों मुझे ये बताना है कि अगर कोई भी लंग्स का न्यूमोसाइट्स डैमेज होता है तो उसको जो रिपेयर करने का काम करता है वो कौन करता है? अगर कोई भी लंग्स का न्यूमोसाइट्स डैमेज होता है तो उसको जो रिपेयर करने का काम करता है वो कौन करता है? आपने कहना है कि वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को कौन बनाते हैं बच्चों? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बेसिकली किससे बनता है? आपने कहना टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपकी लेमिलर बॉडी से बनता होता है बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों आपने मुझे ये बताना है कि अगर कभी भी फॉर एग्जांपल आपके पास आते हैं एल्व्यूलाई के अंदर कोई भी पैथोजन, तो उसको पकड़ने के लिए कौन जाता है? उसको जो पकड़ने के लिए जाएगा, उसको इनगल्फ करने के लिए जाएगा, वो कौन जाएगा? आपने कहना एल्व्यूलर मैक्रोफेज जाएंगे बच्चों, जो कि जनाब उसको एक तरह का इनगल्फ करते हैं। इसके अलावा और कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, बस इसके साथ इर्द गिर्द ये सारी बातें घूम रही होती हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ ले। बाकी अगर कभी भी ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सब्सटेंस आ गया है जो कि जनाब आपका कहाँ पे पकड़ा जाएगा, आपने कहना सिलिएटेड ना सीलिया जो होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ते हैं? सीलिया पकड़ते होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं आपकी एनाटॉमी के पोर्शन की तरफ। एनाटॉमी के पोर्शन के अंदर क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए एनाटॉमी के पोर्शन के अंदर आके कि हाँ जी जनाब हम एक तरह का एनाटॉमी की बेस के ऊपर आपके लंग्स को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करते होते हैं। एक जो पोर्शन होता है उसको हम कंडक्टिंग जोन कहते होते हैं, और दूसरा जो पोर्शन होता है उसको हम रिस्पिरेटरी जोन कहते होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन जो होता है वो कंडक्टिंग जोन का होता है, और दूसरा पोर्शन जो होता है वो रिस्पिरेटरी जोन का होता है। यार एक मिनट रुकिए।
अच्छा बच्चों, हम इसको डिस्कस कर रहे थे, अभी हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हाँ जी जनाब कौन कौन सी चीजें हैं। सॉरी यार, मैं काम पे गया था थोड़ा सा, बस हम देखते हैं। जस्ट वन मिनट बच्चों। तो आपने कहना है कि इसकी वजह से क्या होता है, एमआरडीएस, ये वो सारा कुछ हम देखते होते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम इसके अंदर देखते हैं एनाटॉमी के अंदर दो तरह के जोन्स होते हैं। एक होता है रिस्पिरेटरी जोन, दूसरा होता है कंडक्टिंग जोन। बच्चों, कंडक्टिंग जोन आपने ये देखना होता है कि वो जोन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर ह्यूमिडिफाई होती है, आपके जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको इंगल्फ किया जाता है, आपकी एयर को साफ किया जाता है। और इसके बाद आपने कहना होता है कि आपकी एयर जो होती है वो यहाँ से आपके रिस्पिरेटरी जोन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पिरेटरी जोन क्या है? रिस्पिरेटरी जोन आपने कहना है वो जोन होता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक तरह का गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका एक तरह का, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितने जोन हैं, तो आपने कहना है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके दो तरह के जोन होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा कौन सा होता है? आपका रिस्पिरेटरी जोन। और कोई भी अगर जोन आपके रिस्पिरेशन के अंदर हेल्प नहीं करता तो उससे पहले वाला जितने भी जोन आते हैं वो किसमें आते हैं? आपके कंडक्टिंग जोन में आते हैं। जैसा कि नोजल कैविटी आ गया, फेरेंक्स आ गया, लेरेंक्स आ गया, ट्रैकिया आ गई, ब्रोंक्यूल्स आ गया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए। टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपके ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कंडक्टिंग जोन है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे जहां पर आपकी गैसेस का एक्सचेंज होने लगा है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वहां पे आपने ये कहना होता है कि ये क्या होता है? वहां पर आके आपने कहना है कि ये आपका रिस्पिरेटरी जोन है। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि कंडक्टिंग जोन के अंदर जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आपने कहना है कि कंडक्टिंग जोन का जो मेन फंक्शन होता है वो एयर को ह्यूमिडिफाई करना, साफ करना और उसके बाद जाके आपकी एयर को लंग्स के अंदर पहुंचाना होता है। अब आप इस बात को कुछ यूं समझिए कि अगर आपके पास कोई बंदा, जिस बंदे ने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है राउंड अबाउट 150 एमएमएचजी है, ठीक है, और उनमें से सिर्फ 100 एमएमएचजी जो है वो लंग्स तक पहुंचती है, एल्वियोलाई तक पहुंचती है, उससे जो बाकी की ऑक्सीजन जो है वो ऊपर तक ही रहती है। तो वो ऑक्सीजन जो आपकी गैसेस एक्सचेंज के अंदर हिस्सा नहीं लेती, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचती और आपकी कंडक्टिंग जोन के अंदर ही रहती है, इस तरह की ऑक्सीजन को हम कहते होते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। क्या कहते हैं? एक तरह का जो उधर रह जाती है उसको आप क्या नाम देते हैं? एक तरह का एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते होते हैं। समझ आई बच्चों की नहीं आई? तो आपने कहना है कि इसको आप क्या कहोगे? एक तरह का एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहेंगे। दूसरी बात आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने कहा कि इस तरह आपकी जो एपिथेलियल बनी होती है कंडक्टिंग जोन की, वो किस तरह की बनी होती है बच्चों? जो आपकी एपिथेलियम बनी होती है वो बनी होती है कोलोमनार एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है? आपने कहना कोलोमनार एपिथेलियम होती है कंडक्टिंग जोन की। जो आपकी रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी जो एपिथेलियम बनी होती है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। वो क्या होती है? एक तरह की सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। जो आपका रिस्पिरेटरी जोन होता है उसमें किसी तरह का कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया जाता, लेकिन जो कंडक्टिंग जोन होते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद जो रिस्पिरेटरी जोन होता है उसके अंदर एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस होते हैं जो कि पैथोजेंस को पकड़ने के लिए, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ने का काम करते हैं। और कंडक्टिंग जोन जो होता है उसके अंदर सिलरी अपरेटस होता है, म्यूकोस सिलरी अपरेटस, जो कि पैथोजन को पकड़ने के लिए, जो म्यूकोस के अंदर एक तरह का पकड़ लेते हैं और बंदे को फिर कफ के साथ स्पूटम आता है और स्पूटम के जरिए उस पैथोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों जोन्स का आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हाँ जी जनाब रिस्पिरेटरी जोन क्या होता है और आपका कंडक्टिंग जोन क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में से आपके क्वेश्चंस अक्सर आते होते हैं और इनका आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा यार, पता है क्या, एक मिनट, मैंने इधर चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ऐसे ही मैं सो गया था माशाल्लाह, और बैटरी जीरो दोनों की भी पड़ी है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखना है? एक तरह का मैसेज। हाँ वो हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे जो हमने सारी बातें लिखी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, ठीक हो गया, वो अभी मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। ठीक है। अब देखें, एक तरह का आपको पता होना चाहिए। लार्ज एयर विल कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है।
एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो लार्ज टू मीडियम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है इसका क्या होता है, आपने ये काम यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो वार्म्स, ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर एयर, ठीक है, लेकिन गैसेज एक्सचेंज के अंदर हिस्सा नहीं लेते। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, डेड स्पेस, कार्टिलेज जिसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, सूडोस्टेटिव सिलेटेड कोलमनार सेल्स की ये बनी हुई होती है। ठीक होगा बच्चों, आपको पता है इसका मेन काम क्या होता है, क्लियर म्यूकस डेब्रिस फ्रॉम द लंग्स है।